जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज कुटुंब अकेडमी आपके लिए 16 महाजनपद से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, मगध साम्राज्य पर कुल कितने वंशों द्वारा शासन किया गया? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। मगध साम्राज्य पर कुल 7 वंशों के द्वारा शासन किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मगध साम्राज्य पर कुल 7 वंशों के द्वारा शासन किया गया। अब कौन कौन से वंश थे जिन्होंने शासन किया था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मगध साम्राज्य पर जो पहला वंश था उसका नाम था शासन करने वाले का हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कन्नव वंश, और कन्नव वंश के बाद सातवाहन वंश। यानी कुल 7 वंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2, लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था? ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। लखपति व्यापारियों को जो नगर कहा जाता था ये कौशाम्बी को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। चलिए कौशाम्बी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौशाम्बी जो थी ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की क्या थी? ये राजधानी थी, जो सूती वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए जानी जाती थी। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3, निम्न पर विचार करके सही उत्तर का चुनाव करें। पॉइंट ए, महाजनपद 16 राज्यों या कुलीन गणराज्य थे जो ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी तक विद्यमान रहे। पॉइंट बी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सभी जनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी, सभी महाजनपदों ने किलेबंद राजधानियां, संगठित प्रशासनिक व्यवस्था और समृद्ध कृषि द्वारा समर्थित स्थायी सेना विकसित की। पॉइंट डी, सभी महाजनपदों में केवल राजतंत्र व्यवस्था थी, ना कि गणतंत्र व्यवस्था थी। चलिए शुरू कर देखते हैं एक एक पॉइंट को दोबारा से। पॉइंट ए, 16 महाजनपद राज्यों या कुलीन गणराज्य थे, बिल्कुल ठीक है। जो महाजनपद थे उनमें 16 जनपद थे जो ईसा पूर्व 6ठी से लेकर 4ठी शताब्दी तक विद्यमान रहे। ये बिल्कुल पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंट बी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सभी जनपदों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय उसमें सभी 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है, यह पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। पॉइंट सी, सभी महाजनपदों ने किलेबंद राजधानियां, संगठित प्रशासनिक व्यवस्था और समृद्ध कृषि द्वारा समर्थित स्थायी सेना विकसित की थी, बिल्कुल ठीक है। जो 16 महाजनपद थे उनकी अपनी अपनी अलग राजधानियां भी थी, उनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी थी और उनमें अपनी समृद्ध कृषि व्यवस्था भी थी, जिसके कारण वे स्थायी सेना रखते थे। इसलिए एक पॉइंट सी भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंट डी, सभी महाजनपदों में केवल राजतंत्र व्यवस्था थी, ना कि गणतंत्र व्यवस्था थी। यह पॉइंट आपका गलत होगा,
क्योंकि सभी जो महाजनपद थे उनमें राजतंत्र व्यवस्था के साथ साथ कुछ महाजनपदों में गणतंत्र व्यवस्था भी थी। चलिए देखते हैं किस जनपदों में गणतंत्र व्यवस्था थी। गणतंत्र जो व्यवस्था रखते थे, गणतंत्र व्यवस्था, ये आपके एक वैशाली और एक लिच्छवी, ये दोनों जो थे ये गणतंत्र व्यवस्था रखते थे। इसलिए आपका पॉइंट डी तो गलत होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल बी और ए सही है, केवल डी गलत है। ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंट ऑप्शन डी, केवल डी गलत है, बाकी ए और बी तो सही, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा महाजनपद में शामिल नहीं है? कौशल, असमक, मत्स्य और जिजाग भुक्ति। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन को। कौशल जो था एक महाजनपद था, असमक भी महाजनपद था, मत्स्य ये भी महाजनपद में शामिल था, जबकि जिजाग भुक्ति महाजनपदों में शामिल नहीं था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिजाग भुक्ति। जो जिजाग भुक्ति है ये आपके बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। क्या नाम है? प्राचीन नाम है, यानी बुंदेलखंड को पहले जिजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। कभी क्वेश्चन बने कि बताइए कि जिजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम है, तो आपका आंसर होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाग भुक्ति है और दिए गए प्रश्न के अनुसार जिजाग भुक्ति महाजनपदों में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 5, मगध से होकर बहने वाली नदियां थी। ऑप्शन ए गंगा और विपाशा, ऑप्शन बी सरयू और कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा और सोन, ऑप्शन डी सरयू और नर्मदा। मगध से जो बहने वाली नदियां थी ये गंगा और सोन नदी थी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मगध में गंगा और सोन नदी बहती थी। इसमें एक नदी और बहती थी जिसका नाम था गंडक नदी। क्या नाम था? गंडक नदी। ये भी मगध साम्राज्य में बहती थी, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 6, उज्जैन प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए कामरूप, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी मत्स्य। जो उज्जैन जो प्राचीन नाम है ये अवंती का नाम है, यानी अवंती को अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कामरूप जो प्राचीन नाम है ये असम का प्राचीन नाम है, यानी असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 7, निम्न पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, वज्जी महाजनपद 8 गणों का एक संघ था। पॉइंट डी, असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। उपरोक्त में से कौन सही है? हमें ये देखना है कि इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। वज्जी महाजनपद 8 गणों का एक संघ था, बिल्कुल ठीक है। जो वज्जी महाजनपद था 8 गणों का यानी 8 कुलों का एक संघ था, यह आपका बिल्कुल ठीक होगा। असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। सभी 16 महाजनपदों में जो असमक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत के अंदर था, इसलिए आपका ये पॉइंट डी आपका बिल्कुल सही होगा। इसलिए आपका 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार उपरोक्त में से कौन सही है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 8, जीवक किसका राजवैद्य था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक का, ऑप्शन बी शिशुनाग का, ऑप्शन सी बिंबिसार का, ऑप्शन डी अजात शत्रु का। जीवक जो जीवक थे आयुर्वेदाचार्य थे, ये बिंबिसार के राजवैद्य थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 9, गोदावरी और नर्मदा के बीच स्थित प्राचीन महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी सूरसेन, ऑप्शन सी मल, ऑप्शन डी अस्मक। गोदावरी और नर्मदा के बीच जो महाजनपद था उसका नाम था अस्मक, जो कि दक्षिण भारत में था। अभी मैंने आपको पहले प्रश्न बताया था, अस्मक एक ऐसा मात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत के अंदर था और किसके बीच था? गोदावरी और नर्मदा के बीच बसा हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, नंद वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नंद वंश की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र नंद वंश की राजधानी थी। अब नंद वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंद वंश के जो संस्थापक थे, नंद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम महापद्मानंद था, महापद्मानंद था, जिन्होंने शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक की हत्या कर कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 11, निम्न पर विचार करके सही विकल्प का चुनाव करें। पॉइंट ए, विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी जिसे पांडवों ने अज्ञातवास के लिए प्रयोग किया था। पॉइंट बी, मल महाजनपद 9 गणों का एक संघ था जिसकी 2 राजधानी थी। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों गलत हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं पॉइंट को। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी, बिल्कुल ठीक है। जो विराटनगर है ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी जिसे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के लिए प्रयोग किया था, बिल्कुल सही, ठीक है। और जो विराटनगर है ये जयपुर के पास है। कहां पर है? जयपुर के पास है। पॉइंट बी, मल महाजनपद 9 गणों का संघ था जिसकी 2 राजधानी, बिल्कुल ठीक है। जो मल महाजनपद था ये 9 गणों का संघ था और इसकी कितनी 2 राजधानियां थी। 2 राजधानी कौन कौन सी थी? एक थी आपकी कुशीनगर और एक थी पावा। यानी आपके ये दोनों पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों गलत है, इनमें से कौन है? यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, सभी महाजनपद में बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद था। ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी मगध, या ऑप्शन डी मत्स्य। सभी महाजनपदों में यानी 16 महाजनपदों में जो सबसे बड़ा शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13, 16 महाजनपदों की जानकारी के स्रोत हैं। ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी महावस्तु, ऑप्शन सी भगवती सूत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय उसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु ये दोनों जो ग्रंथ है ये दोनों हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसलिए आपके दिए गए प्रश्न के अनुसार 16 महाजनपदों की जानकारी इन तीनों में मिलती है। और जो भगवती सूत्र है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से
संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, सही विकल्प का चुनाव करें। पॉइंट ए, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पॉइंट बी, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वृषाकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। पॉइंट सी, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। पॉइंट डी, बिंबिसार की प्रशासन में कर इकट्ठा करने वाले को व्यावहारिक कहते थे। पॉइंट ए, देखते द्वारे पॉइंट को। पॉइंट ए, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो बिंबिसार के ही शासनकाल में हुआ था, जिसने बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वर्षाकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजात जो शत्रु था ये बिंबिसार का पुत्र था और इसका जो मंत्री था ये वर्षाकार था और इसकी सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक होगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था बिल्कुल ठीक है, ये नागदशक था, जिसकी हत्या इसी के मंत्री शिशुनाग ने की थी और जिसने बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। बिंबिसार की प्रशासन में कर इकट्ठा करने वाले को व्यावहारिक कहते थे। ये आपका गलत होगा, क्योंकि बिंबिसार के प्रशासन में जो कर इकट्ठा करने वाला था उसे कहा जाता था महामात। जो महामात होता था वो कर इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि जो व्यावहारिक होता था व्यावहारिक ये न्याय कार्य देखता था, न्याय कार्य देखता था, न्याय कार्य देखता था। यानी आपका पॉइंट ए भी ठीक है, पॉइंट बी भी ठीक है, पॉइंट सी भी ठीक है, लेकिन पॉइंट डी आपका गलत है। इसने कहा है कि सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए डी सही है, डी हमारा गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। बी और सी सही है, बी और सी बिल्कुल ठीक है, बी और सी सही है। ए बी सी डी सही है, डी तो हमारा गलत है, ये भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं। बी और सी हमारे सही हैं, लेकिन हमारा ए भी सही है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार बी और सी सही हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपका एक ऑप्शन का आंसर हो भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ए भी ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 15, पूर्व से पश्चिम की ओर जनपद का विस्तार है। ऑप्शन ए काशी, मगध, वज्जी, अंग। ऑप्शन बी अंग, मगध, काशी, वज्जी। ऑप्शन सी वज्जी, अंग, काशी, मगध। ऑप्शन डी अंग, मगध, वज्जी और फिर काशी। चलिए देखते हैं एक एक चीज को। अंग, जो अंग राज्य था जो अंग राज्य था ये सबसे पूर्व में था, सबसे पूर्व में था। इसके बाद मगध, जो मगध था ये इसके पश्चिम में था, किसके, अंग राज्य के पश्चिम में था। मगध के बाद वज्जी, जो वज्जी था ये मगध के उत्तर में था, किसके, मगध के उत्तर में था। उसके बाद काशी, जो काशी था यानी काशी है जो ये मगध के पश्चिम में था, यानी मगध के पश्चिम में था। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर हमें जाना था, तो अंग से लेके काशी तक, यानी अंग, मगध, वज्जी और काशी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा काशी। ये आपका गलत है। अंग, मगध, अंग के बाद मगध भी है लेकिन इसके बाद काशी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सातवाहन वंश को, ऑप्शन बी कन्नव वंश को, ऑप्शन सी मौर्य वंश को, ऑप्शन डी हर्यक वंश को। निम्न में से किसे पितृहंता वंश कहा जाता है? जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर्यक वंश की स्थापना जो की थी ये बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? हर्यक वंश का जो संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार का जो बेटा था उसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और अब इसकी गद्दी को हथिया लिया था। फिर अजात शत्रु का बेटा आया था उदयन, इसने भी अजातशत्रु की हत्या की और गद्दी को हासिल कर लिया था। इसलिए इसके कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न विकल्पों पर विचार करें। पॉइंट ए, लोहे के उपकरणों और सिंचाई तकनीक की शुरुआत से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ऑप्शन बी, कृषि से प्राप्त अधिशेष ने शासकों को स्थायी सेना रखने में सक्षम बनाया। पॉइंट सी, व्यापारिक लेन देन में सिक्कों के बजाय मवेशियों का आदान प्रदान किया जाता था क्योंकि इस चरण में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। पॉइंट डी, जनपदों में व्यापार केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित रहा क्योंकि उनके पास व्यापार के विस्तारीकरण के लिए उचित साधन नहीं थे। चलिए देखते हैं एक पॉइंट को। पहला पॉइंट कहता है लोहे के उपकरणों और सिंचाई तकनीक की शुरुआत से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। बिल्कुल ठीक है। जो महाजनपद था उसमें कृषि की बहुत ज्यादा उपलब्धता होती थी और उनमें जो उपकरण किए जाते लोहे के बनाए हुए उपकरण किए जाते थे, इसलिए आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन बी, कृषि से प्राप्त अधिशेष, यानी जो कृषि से जो उन्हें अधिशेष प्राप्त होता था, यानी जो रकम प्राप्त होती थी उसके द्वारा ये स्थायी सेना रखने में सक्षम होते थे वहां के राजा। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। व्यापारिक लेन देन में सिक्कों के बजाय मवेशियों का आदान प्रदान किया जाता था क्योंकि इस चरण में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। यह आपका पॉइंट गलत होगा। महाजनपद के दौरान सिक्कों का प्रचलन था और उस समय जो सिक्के चलते थे उन्हें बोला जाता आहत सिक्के, आहत या फिर पंचमार्क सिक्के चलते थे। पंचमार्क सिक्के जो किसके धातु बने होते थे? वो चांदी के बने होते थे। कैसे होते थे? चांदी के बने होते थे। इसलिए आपका ये पॉइंट तो गलत हुआ। पॉइंट डी, जनपदों में व्यापारी केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित रहा क्योंकि उनके पास व्यापार के विस्तारीकरण के लिए उचित साधन नहीं। ये पॉइंट भी आपका गलत है। जो जनपदों में जो व्यापार होता था वो स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं था, वे अपना व्यापार बाहर भी करते थे और उनके लिए उनके पास एक सुव्यवस्थित प्रणाली भी थी। इसलिए आपका ये पॉइंट गलत है। आपका ए और बी सही है और सी और डी गलत हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए, केवल ए और बी सही है। ऑप्शन बी, केवल बी और सी सही है। ये आपका गलत है। ऑप्शन ए देखते हैं, केवल ए और बी सही है। ये आपका ठीक है अभी तक। पॉइंट ऑप्शन सी कहता है ए और बी सी सही है और डी गलत है। ये भी आपका गलत है। बी और डी ये भी गलत है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न का विलान करें। एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, कौशल महाजनपद और अस्मक महाजनपद। राजधानी में दे रखी है श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, फिर पोतन, फिर चंपा। चलिए देखते हैं एक एक को। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी आपकी चंपा, यानी ए का 4। मगध जनपद की जो राजधानी थी ये थी आपकी पाटलिपुत्र, यानी बी का 2।
कोसल महाजनपद की जो राजधानी थी ये थी आपकी श्रावस्ती, यानी सी का 1। और अस्मक जो दक्षिण भारत में था उसकी राजधानी थी पोतन, यानी पोतन, यानी डी का 3। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। ये किस में दे रखा है? ए का 1 ये गलत है, ये भी गलत है। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19, 16 महाजनपदों में मगध के शक्तिशाली और प्रथम होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए लोहे की खदानें होना, ऑप्शन बी कृषि की उपज अच्छी होना, ऑप्शन सी जंगली हाथियों की उपलब्धि होनी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो 16 महाजनपद थे उसके मगध साम्राज्य का शक्तिशाली और प्रथम होने का मुख्य कारण था ये लोहे की खदानें भी थी, वहाँ की कृषि भी अच्छी होने के कारण उनकी जो समृद्धि बहुत ज़्यादा थी और जंगली हाथियों का भी वहाँ पर उपलब्धि होती थी, इसलिए आपका पॉइंट ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा। प्रश्न नंबर 20 और आज का आखिरी प्रश्न, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्यों के द्वारा, ऑप्शन बी नंद के द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त के द्वारा या फिर ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था जो 16 महाजनपद थे उनमें लिच्छवी महाजनपद और एक वैशाली, ये दोनों गणतंत्र, वहां पे दोनों में गणतंत्र व्यवस्था थी और जो लिच्छवी के द्वारा ही वैशाली को स्थापित किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये थे हमारे आज के 16 महाजनपद के महत्वपूर्ण प्रश्न। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।